नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड हॉस्पिटल माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, मन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती कि मन कितना शक्तिशाली है। जो अदृश्य होता है अक्सर हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन सबसे शक्तिशाली वही होता है। जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जिसमें हम सभी विश्वास करते हैं, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वही शक्तियाँ सभी को चला रही हैं। वैसे ही जो मन है, अक्सर जब मन की बात आती है तो लोग इससे ये सोचते हैं कि कैसे हम मन को देख लें और कैसे हम उसकी कमियों को हम पकड़ लें और कैसे हम उसको ठीक कर दें। लेकिन मन की शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि आप उनको देख नहीं सकते, और यही शक्तियाँ हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को सभी को संचालित करती है, और ये समन्वय का काम करती है बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया से। तो मन हमारी सेवा में लगातार 24 घंटे लगा रहता है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे माइंड हॉस्पिटल जो अभी हमने शुरू किया है, उसमें किस तरीके से हम लोग विभिन्न मानसिक समस्याओं को का इलाज करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारी जो सोच रही है माइंड हॉस्पिटल बनाने के पीछे वो क्या रही है। आज के एपिसोड में हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि हमें क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें मानसिक समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत है जहाँ पे हमारा काम ओपीडी के अलावे भी हो। तो साथियों, जो हमने महसूस किया कि जो एक अच्छा खासा हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं ओपीडी में जिनका बहुत पुराना बीमारी का इतिहास रहता है। वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से मरीज बीमारी से जूझ रहे होते हैं, और वो कई जगहों से वो इलाज करा रहे होते हैं। और जो वो इलाज करा के हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वहाँ से दिखाया, अब ठीक नहीं हुआ, अब आप इसका इलाज करो। और ऐसे में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि जो हमारा ओपीडी का समय होता है, उतने कम समय में इतने लंबे रिकॉर्ड्स को देख पाना, कौन सा दवा चला, कितनी मात्रा में चला, उसका कितना यूज हुआ, उसके साथ साथ क्या क्या बाकी फैक्टर्स थे अलग अलग जीवन के पड़ाव में, उनका क्या योगदान रहा। कहने का मतलब कि कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी बीमारियां लंबी होती हैं और वो जिद्दी होती है, और वो दवा से या तो ठीक नहीं हो रही होती है या दवा से संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। और ऐसे मरीज जब हमारे पास ओपीडी में आते थे तो हमारे लिए चुनौती ये होती थी कि ओपीडी एक सही जगह नहीं है इनके प्रॉपर विश्लेषण के लिए। क्योंकि ऐसे मरीजों को हमें कुछ समय तक एडमिट करके उनकी पूरी जितनी भी उनकी हिस्ट्री है उसको खंगालने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये समझ पाए कि आखिर ये मरीज अगर इसका अच्छा फायदा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। क्या बीमारी ऐसी जिद्दी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या दवा जो कुछ और चलनी चाहिए थी, क्या दवा की मात्रा कुछ और चलनी चाहिए थी? क्या अलग अलग जो दवा के अलावे के फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्या फैमिली के लेवल पे कुछ हम कर सकते हैं? तो एक ऐसा तबका ओपीडी में हमने महसूस किया जहाँ पे हमें उन्हें ज़्यादा फायदा पहुँचाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की भर्ती करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम उनका प्लानिंग कर सकें। तो एक तो ये तबका हो गया। दूसरा साथियों, हमने ये महसूस किया कि जब हम लोग कई सारे ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं जो खासकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होते हैं, मान लीजिए कि उनको घबराहट के दौरे पड़ रहे हैं, उनको बेचैनी के दौरे पड़ रहे हैं, या उन्हें डर लगता है किसी चीज़ से, अलग अलग जगहों से जाने से डरते हैं। ऐसे मरीजों में अक्सर जो समस्या ये आती है, जैसा कि मैं अपने पहले के भी एपिसोड में कह चुका था, कि ऐसे मरीज देखने में तो सामान्य की तरह ही होते हैं, हमारे आपके जैसे सही से बात करेंगे और ऐसे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग लगेंगे ये तो बीमारी नहीं है, इसको जरूरत क्या है, इसको तो वो तो बहुत ऐसे लोग जब बताते हैं कि हम इलाज करा रहे हैं अपना मनोचिकित्सक के यहाँ, तो ज़्यादातर लोग इनको सलाह देते हैं कि तुम दवा छोड़ दो, तुम क्यों खा रहे हो दवा, तुम तो ठीक हो। क्योंकि दूसरे लोग इनकी समस्याओं को समझ नहीं पाते। और अक्सर में जब हम ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं, उनको कुछ दवा देते हैं
उनको कुछ बताते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं ओपीडी के स्तर पे, तो अक्सर हम लोग ये पाते हैं कि वो काउंसलिंग का जो इफेक्ट है या जो दवा का इफेक्ट है वो तुरंत ही जो है वो बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जो काउंसलिंग का जो हम लोगों ने देखा है कि काउंसलिंग में बहुत सारी माइंड के लेवल की चीजें बताई जाती है, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करो, लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाते हैं कि आप करो, आप करोगे, शरीर का भी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके साथ कैसे आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज सीखना भी है। तो जो दिक्कत आती है मानसिक मरीजों में, जो अक्सर घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हम लोग बोलते हैं घूमने के लिए तो ये नहीं घूमता है, डॉक्टर साहब आप ही बोल दीजिए तो ये घूमने लगेगा, डॉक्टर साहब इसको हम बोलते हैं ठीक से खाने के लिए तो ये नहीं खाता है। तो हम लोगों ने पाया कि बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जिनमें केवल दवा देके या उनको अगर हम बोल दें कि तुम वजन कम कर लो या तुम एक्सरसाइज करो या तुम टहलो, ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है इनका। तो ऐसे लोगों के लिए हमें महसूस हुई कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां पे हम इनको कुछ दिन रख के इनकी जीवन शैली में बदलाव लाएं और हम देखें कि किस तरीके से, सही तरीके से इनके जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं इनको कराने के लिए, इनको ज़्यादा अच्छे से रिकवरी करने के लिए, वो ओपीडी पे हो नहीं पा रहा है। तो अगर हम इनको थोड़े दिन के लिए अगर हम ऐसे सेटअप में रखते हैं जहाँ पे हम इनको एक्टिव रखें, इनको एक रूटीन बना दें, इनकी समस्या के हिसाब से योग बना दें और उनके रोज काउंसलिंग कराएं, तो ये बहुत प्रभावी बदलाव लाने में हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि इससे उनकी चेतना में बदलाव होती है। वो मरीज जो लगातार बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जैसे ही हम उनके माहौल को बदलते हैं, उनकी दिनचर्या को बदलते हैं, उनके खान पान की शैली को बदलते हैं, उनके माइंड की पद्धति को बदलते हैं और एक बहुत इंटेंस तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से बदलते हैं, तो इसका एक प्रभावी असर देखने को मिल सकता है। ये हम लोगों ने महसूस किया। तो एक ये वजह रही कि हम ऐसे मरीजों को कोशिश करेंगे कि एक ऐसा अल्टरनेटिव मॉडल दें हेल्थ केयर का जहां पे ये चीजें दूसरे अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल सकता। तीसरा साथियों, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं मेडिकल क्षेत्र में या साइकोलॉजिकल क्षेत्र में, जो भी कह लें, जहां पे कि मरीजों को एडमिट करके ही उनकी समस्या को एक्यूट मतलब तुरंत के लेवल पे सुलझाया जा सकता है। आमतौर पर जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, हर एक उम्र के आते हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स 16, 14 से 20, 22 के एज में, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मोबाइल की लत लग गई है। मोबाइल पे वो गेम खेलते रहते हैं, उनको मना करो तो गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनको ऑनलाइन सट्टे की आदत हो गई, काफ़ी पैसा हारते हैं तो फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर वो चेज करते हैं। और ऐसे मरीज जब आते हैं, पहले तो आने को तैयार नहीं होते, फिर उनके घर वाले किसी तरह ले भी आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप इनको समझा दो, इससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथियों, ऐसे मरीजों में हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती शुरुआत करना इनके लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो हम दे देंगे तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इनके लिए ऐसा कुछ बना नहीं है जो अचानक से हम सब कुछ कर देंगे। ऐसे मरीजों में हमारी ये जरूरत है कि मरीज के वातावरण को, मरीज के माहौल को बदलें शुरुआत के तौर पे, जहाँ पे मरीज का अपने वातावरण पे नियंत्रण नहीं रखे। तो जब हम शुरुआत ऐसे मरीजों में ऐसे करते हैं कि मरीज को हम पहले उनके जो चीज़ें हैं जिसके चलते सारी परेशानियां हो रखी हैं उससे अलग करते हैं, और उसके बाद हम उनको एडमिट करके एक उनकी ट्रेनिंग देते हैं कि वो बिना इस तरह के डिवाइस के, बिना वे मोबाइल की भी जिंदगी जिया जा सकता है, बिना मोबाइल के भी खुश रहा जा सकता है। अगर हम ऐसी ट्रेनिंग इनको दे पाए तो बहुत हद तक उनके देखने का नजरिया इन चीज़ों का कमता जाता है, और साथ ही साथ हमें ये अवसर देता है इनका एडमिशन कि हम देख पाए कि इनकी जो लत है मोबाइल की, या ये जो आमतौर पे घर वाले समझते हैं कि ये एक लत लग गया है, लेकिन कई बार हम लोगों ने पाया है अपने विश्लेषण में कि ये मोबाइल लत के पीछे की वजह क्या होती है। कई बार बच्चों में एकाकीपन होता है, कई बार बच्चों में एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, उसके चलते लोग इस तरह के लत में पड़ जाते हैं। तो ये ऐसे समूहों में, ऐसे मरीजों के समूहों में जब हम इन्हें भर्ती करके देखते हैं और इनके पूरे जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, तो हम इनके
व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और मरीजों में देखा, जैसे कि नशे की लत। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई नशे की लत है तो उसको नशे से दूर कर दो, जैसे कि अभी मैंने कहा कि इंटरनेट की लत है तो उससे दूर कर दो। अक्सर घर वाले सोचते हैं कि ये बहुत ही सामान्य सी समस्या है, उसको यहाँ से हटा दो या उसको कहीं नशा मुक्ति केंद्र में 3 महीने डाल दो तो वो छूट जाएगा। लेकिन साथियों, ये सब जो समस्याएं होती हैं इस तरह की लत की, ये बड़ी ही जटिल समस्याएं होती हैं। और जो हम लोगों का इतने दिनों का अनुभव रहा है वो हमें ये कहता है कि ऐसे मरीजों में हमें एक बहुत ही इनोवेटिव या बहुत ही नए तरीके के मॉडल की ज़रूरत है, जो हमें प्रभावी रूप से सफल बनाने में मदद करता है। अभी की जो मॉडल्स हैं कि नशे की समस्या हुई तो नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, शायद वो निकलेगा तो साधु बन के निकलेगा, ऐसा होता नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और आप अपने अनुभव से भी आप समझ सकते हैं या आप पता कर लें कि कितने लोगों को आपने नशा मुक्ति केंद्र में जाते देखा, लंबे समय तक रहते देखा और उनमें कितना बदलाव आ पाया। क्योंकि ये समस्या जो है वो कुछ और डिमांड करती है। इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है, और जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो केवल इन पेशेंट एडमिशन नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ अलग इनोवेटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है। और हमें लगता है कि हमारे पास ये अवसर है माइंड हॉस्पिटल हमारे लिए, जहाँ पे हम ऐसे मरीजों को एक इनोवेटिव तरीके से शुरुआत में कुछ दिन एडमिट करके उसे फिर ओपीडी में ही फॉलोअप करके या डे केयर में फॉलोअप करके एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम मरीज को उनके जीवन में रहते हुए नशे से दूर रहना नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारा कोई भी जो तरीका होगा इलाज का वो नाकाफी साबित होगा। इसके अलावा एक और ग्रुप जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जहाँ पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि मरीज जो बहुत गंभीर मानसिक बीमारी के मरीज होते हैं, वो इतने गंभीर हो जाते हैं जैसे कि डिप्रेशन से उनकी कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने खाना बंद कर दिया, फिर उनके अचानक से उनमें मरने के ख्याल आने लगे, फिर धीरे धीरे बिल्कुल वो बिस्तर पे बिल्कुल लेट गए, जिसे हम लोग सीवियर डिप्रेशन कहते हैं। या कई बार जो शायद स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि मरीज बिल्कुल शिथिल हो गया, एक जगह खड़ा है तो खड़ा है, वो चल नहीं पा रहा है, चला तो कुछ दूर चला कुछ दूर रुक गया। कई बार ऐसे पेशेंट जिनको हम लोग कैटाटोनिया के नाम से जानते हैं, ऐसे मरीजों में कई बार हम लोगों ने देखा है कि मरीज फिर खाना भी नहीं खाना चाहता, आप दवा नहीं दे सकते, और मरीज हर एक दवा की इंजेक्शन नहीं होती है। ऐसे मरीजों में हमने महसूस किया कि ऐसे मरीजों को एडमिट करके इलाज करने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत हो तो उसको ईसीटी जैसी चीज़ों की भी लगाने की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर जगहों पे उपलब्ध नहीं होती है। तो हमारी माइंड हॉस्पिटल की एक कोशिश ये रही है कि वैसे मरीज जिन्हें ईसीटी से लाभ हो सकता है, उन्हें शुरुआत में हम ईसीटी देकर जल्दी से जल्दी उनके इस अवस्था को उनसे बाहर निकालें, और वहाँ फिर उनको दवाई की शुरुआत करें और उनकी समस्या को अच्छे से विश्लेषण करके उनके बाकी चीज़ों को दवा के साथ साथ उनकी काउंसलिंग वगैरह भी करें। साथियों, एक और चीज़ जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जो घर में बंद रहते हैं। वो घर में हमेशा बुदबुदाते रहते हैं, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते, लंबा चलता रहता है, और मरीज के घर वाले भी इसको अपनी नियति मान लेते हैं, और वो दिन रात इस घुटन के साथ जीते रहते हैं कि मेरे बाद कौन होगा, मेरे बाद इसका इलाज कौन कराएगा। कई बार ऐसे मरीज के अभिभावक आते हैं और चुपके से उनको दवा ले जाके किसी तरह मिला के दे देते हैं। कई बार मरीज थोड़ी थोड़ी दवा खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर वैसे हो जाते हैं। मतलब इनकी जिंदगी जो है, समझिए कि ये मरीज घर में है, अपने में बुदबुदा रहे हैं, अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और ये गंभीर मरीज हैं, लेकिन उनका इलाज प्रॉपर इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मरीज कहता है कि हम ठीक हैं, मरीज कहता है कि आप अगर हमें दवा दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा, या मरीज कहता है कि अगर आप दवा दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे मरीजों में अक्सर हम लोग पाते हैं कि मरीज के साथ साथ रहते रहते उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो माता पिता हैं, जो भी गार्जियन हैं, वो भी एक हताशा निराशा में चले जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाद क्या होगा। और जब ऐसे मरीजों को हम लोग ये कहते हैं कि उनके अभिभावक को कि आप इनको
भर्ती करा के इलाज कराइए, क्योंकि इनको बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है कि ओपीडी के स्तर से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उनके अंदर एक बहुत तरह की जिद्दोजहद चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मरीजों को एक गंभीर इंटेंसिव ट्रीटमेंट देने की एक कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने कई मरीजों में, ऐसे मरीजों में उनकी ज़िंदगियों को बदलते हुए देखा है। और जब एक ज़िंदगी बदलती है ऐसे मरीजों को, तो यकीन मानिए एक पूरे परिवार को इससे लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी ज़रूरत हम लोगों ने महसूस किया और हमें लगा कि एक ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ पे हम गंभीर से गंभीर मरीजों को भी एक चुनौती के रूप में लें और अपना बेस्ट दे पाएँ। एक और श्रेणी के मरीज अक्सर जो हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में पाते हैं कि इनकी बहुत ही जो इस व्यवस्था में उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हैं वैसे मरीज जिनको अक्सर जल्दी जल्दी वो कभी बेहोश हो जा रहे हैं, कभी उनका दांत बैठ जा रहा है, कभी उनकी याददाश्त चली जा रही है, कभी वो उनके ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ और आ गया। उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है उनके साथ, घर वालों को नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसे में ये जो मरीज होते हैं इनके साथ बहुत ही दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना इस तरह से करना पड़ता है इनको कि ये अचानक से, चूंकि ये जो समस्याएं आती है वो बिल्कुल ही नाटकीय तरीके से आती है, एकदम से इमरजेंसी की तरह आती है। और जब ये जाते हैं किसी भी चिकित्सा व्यवस्था में, तो सबसे पहले तो इनका चूंकि गंभीर होता है मामला, तो आईसीयू में जाना पड़ता है। आईसीयू में 1-2 दिन में मामला ठीक भी हो गया तो फिर से हो जाता है। तो एक स्तर पे तो इनके लिए समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब मरीज और उनके परिजन किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहां भी सारी जांचें हो जाती है, जांच में कुछ नहीं पता चलता। कई बार इनको मिर्गी मान लिया जाता है और मिर्गी की दवाई इनको चलते रहती है जिंदगी भर। तो ऐसे मरीजों में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है कि करे क्या। मरीज दांत लग जा रहा है, मरीज बेहोश हो जा रहा है, कभी मरीज गुस्सा हो जा रहा है, कभी मरीज अपने आप हंसने लग रहा है, कभी मरीज डर रहा है, कभी उसके ऊपर कोई साया आ जा रहा है, कभी आप भूत प्रेत भगाने के लिए चले गए किसी तांत्रिक के पास, उसने कुछ कर दिया, कुछ दिन तक शांत हो गए, फिर कुछ हो गया। तो मरीज और उनके परिजन को भी नहीं पता होता ऐसे चीजों में कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसी स्थितियों में हमने महसूस किया कि ये एक बहुत ही जटिल बीमारी है, इसको ओपीडी के स्तर पे केवल ठीक कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर इनको हम एडमिट करके अगर हम इनका आकलन कर पाए कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके घर वालों को बता पाए कि क्या हो रहा है, और इनको फिर हम जब जहाँ जहाँ इनको दिक्कत हो, जहाँ जहाँ क्राइसिस हो, बीच बीच में शॉर्ट टर्म एडमिशन करते रहें, इससे इनका फायदा क्या है कि एक तो आप मरीज की बीमारी को लेकर थोड़े निश्चिंत हो पाते हैं। दूसरा यह है कि जितने लंबे अवधि तक आप फॉलोअप में बने रहते हैं, बीमारी के समय के साथ थोड़े बेहतर होने की संभावना बढ़ती रहती है। और तीसरा है, कई मरीज अपने बीमारी को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। और अक्सर जब ऐसे मरीज का डायग्नोसिस सही नहीं हो पाता तो अनावश्यक रूप से कई बार मरीजों को जिंदगी भर दवाइयाँ चलते रहती है मिर्गी मान के, और उनका साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कई बार हमारी चिकित्सा व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करता है। तो साथियों, एक हमारी कोशिश इस तबके को जो बहुत अक्सर आजकल हम लोग देखते हैं उनको कैटर करने की रही है हॉस्पिटल के द्वारा, जिसे हम ओपीडी में नहीं कर सकते। कुछ अजीबोगरीब मरीज भी हम लोगों के पास आते हैं जिनका मेडिकल साइंस में बहुत सारे विधा के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खाने की बीमारी, बच्चा कोई है वो खाना नहीं खाना चाहता, वो कहता है कि मैं दुबला रहूंगा, और इतना जुनून के साथ वो होता है कि उनकी शरीर बिल्कुल ही हड्डी की तरह गल गई है, तभी वो मानने को तैयार नहीं होता। या कई बार इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। कई बार ऐसी भी बीमारियां आती है जिसमें बच्चा एक झोंके की तरह खाएगा बच्चा या बुजुर्ग जो भी है वो खाएंगे, थोड़े समय में इतना खाएंगे कि वो बिल्कुल उनका वजन बढ़ने लगे, और फिर उसके बाद उनको इतना दुख होगा कि उसके बाद वो खाना छोड़ देंगे बहुत दिन तक कि अब हमको पतला होना है। खूब जोर लगाएंगे, फिर थोड़े समय तक खाएंगे, मतलब उनका बिल्कुल बदलाव होते रहता है। और इसके चलते उनमें बहुत सारे भावनात्मक बदलाव आते हैं, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खुद को नुकसान करने के ख्याल, इम्पल्स, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो तेज से ड्राइव कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर चीज़ें नियंत्रण में नहीं हो रही, तरह तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे समूहों को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो व्यवस्था है
वो ऐसे मरीजों को कैटर नहीं कर पाती, ऐसे मरीजों के लिए नहीं बनी है सामान्य मेडिकल व्यवस्था। ऐसे मरीजों को एक विशिष्ट व्यवस्था चाहिए जहाँ पे हम इनकी परेशानियों को पहचान कर उन्हें एक सुरक्षा दे पाए कि आपकी बीमारी है क्या और इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमारी कवायद है माइन हॉस्पिटल की, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने मरीजों का संपूर्ण इलाज कर पाए। हम उन्हें ये बता पाए कि कई बार दिक्कत ये आती है कि साइकाट्री की बीमारियों को पकड़ने के लिए कोई जांच तो नहीं है जिससे हम शरीर का जांच करके पता कर सके, लेकिन कुछ पद्धति है जिससे कि हम बीमारियों के बारे में ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हैं। हम लोगों ने कई बार ऐसे मरीज देखे हैं जहाँ पे मरीज की बीमारी बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी दवाई सालों साल चल रही है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे मरीज को अगर हम दवा बंद करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। कई बार हमें ऐसे मरीजों को भी लगता है कि हम भर्ती करके अपने निगरानी में एडमिट करके करें ताकि हमें दवा को बंद करके देखने में सहूलियत मिले। तो कई सारी चीज़ें हैं साथियों जहाँ पे हमें इतने सालों के काम के बाद हमें महसूस हुआ कि हम एक बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य सेवा हम तभी दे पाएंगे जब हम अपनी सेवाओं को, जो हमारी कमियां हैं हमारी ओपीडी की, उसको हम पूर्ण करें। तभी हम बहुत बड़े तबके को इसका लाभ दे पाएंगे। और इसीलिए जो माइन हॉस्पिटल हमारा है, इन सभी कमियों को पूरा करने की दिशा में एक प्रयास है। हमने एक अपना इमरजेंसी अलग से बनाया हुआ है। उसके पीछे वजह यही है कि हमारे जो मरीज होते हैं उनकी जो क्राइसिस आती है तो अक्सर वो अलग अलग अस्पताल में भटकते हैं और उनका अनावश्यक खर्च हो जाता है। और हमें लगता है कि अगर आपको पता हो कि आपकी क्राइसिस आई है, हमें पता है आपका केस, हम उसको अच्छे से समझते हैं, हम उसको बहुत आसानी से हम अल्प समय के लिए 6 घंटे 12 घंटे आपको एडमिट करके हम देख लेते हैं। आपकी भी जो बेचैनी है, आपकी भी जो मरीज को लेकर अनिश्चितताएं हैं वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद हम आपको ओपीडी में इलाज करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो मन की बीमारियों को लेकर आपकी अनिश्चितताएं हैं, आपके मन में जो ख्याल हैं, आपके मन में जो द्वंद्व हैं, उसको हम पूरे तरीके से उसको हम एड्रेस कर पाए ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने कोशिश की है कि एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएं जहां पे आपको 24/7 हम आपको केयर दे पाए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो साथियों, आज के एपिसोड में हम बस इतने तक रखते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से विभिन्न बीमारियों की समस्याएं अपनी होती है और हम किस तरह से वहां पे अपनी विशिष्टता का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो कृपया हमारे लाइक बटन को दबाएं। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। कृपया अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कोशिश करेंगे, आप अगर लिख के भेजेंगे तो उसका जवाब देने के लिए। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।